प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप बहुत अच्छे होंगे और क्लासेस को एंजॉय कर रहे होंगे। आजकल आप लोगों को लगभग सभी महत्वपूर्ण विषयों के क्लास मिल रहे हैं और आज हम लोग हिस्ट्री के बहुत ही इजी क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं जो आप लोगों के छूट जा रहे थे, जो कि ये एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। खास करके छोटे एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनता है, इसलिए आज मैं आप लोगों के लिए छोटे छोटे प्रश्नों को लेकर उपस्थित हूँ और आज आपके मुझे लगता है कि सारे क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे या आपके मैक्सिमम पहले से ही पता होंगे, तो रिवीजन भी हो जाएगा। साथ ही हो सकता है कुछ नई चीज़ें आपको जानने को मिल जाए। तो चलिए बच्चा लोग शुरुआत करते हैं आज के क्लास की। और आज आपका पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारत को विधान परिषद बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई थी। कौन सा अधिनियम है जिसके तहत भारतीयों को विधान परिषद के बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई थी। पहला ऑप्शन है भारत परिषद अधिनियम 1861, दूसरा है भारत परिषद अधिनियम 1892, तीसरा है भारत परिषद अधिनियम 1909 और चौथा है भारत परिषद अधिनियम या भारत शासन अधिनियम 1919। तो बताएंगे बच्चा लोग कौन सा हो सकता है। बहुत ही आसान लेकिन काफ़ी महत्वपूर्ण, विभिन्न एग्जामों में बार बार पूछा गया है ये क्वेश्चन। आपको पहली बार भारतीयों को विधान परिषद में बजट पर बहस करने का जो अधिकार है वो 1892 के भारत परिषद अधिनियम से प्राप्त हुआ था। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखिए, संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था। संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था। पहला है सीधे जनता द्वारा, दूसरा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नामांकन द्वारा, तीसरा है भारतीय राज्यों के शासकों के नामांकन द्वारा, चौथा है प्रांतीय विधान सभाओं द्वारा। बताएंगे संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था और ये भी आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, हालांकि बहुत आसान है, तो निश्चित ही सभी को पता होगा। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। प्रांतीय विधानसभाओं के द्वारा संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव हुआ था। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा है जो सही सुमेलित नहीं है। पहला, नियंत्रण परिषद की स्थापना का भारतीय अधिनियम 1784 है। क्या नियंत्रण परिषद की स्थापना भारत अधिनियम 1784 के तहत हुआ था। दूसरा कह रहा है सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के एक्ट के तहत हुआ था। तीसरा कह रहा है इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति 1813 के एक्ट से मिला था। और चौथा कह रहा है गवर्नर जनरल की परिषद में कानून या कानूनी सदस्य की नियुक्ति 1835 के अधिनियम के तहत किया गया था। आपको बताना है कौन सा है जो सही सुमेलित नहीं है। काफ़ी आसान लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण, आप सभी को इसका उत्तर बिल्कुल 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 पता होना चाहिए। फटाफट बच्चा लोग सभी लोग उत्तर दे दीजिए, कौन सा है जो सही सुमेलित नहीं है। तो आपका केवल और केवल चौथा सही सुमेलित नहीं है। भारतीय गवर्नर की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति 1833 के एक्ट के तहत किया गया था। 35 नहीं है, 1833 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था। किस अधिनियम में यह प्रावधान किया गया कि कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना होगी, आपको ये बताना है। पहला है चार्टर एक्ट 1813, दूसरा है रेगुलेटिंग एक्ट 1773, तीसरा है पिट्स का भारत अधिनियम 1784 और चौथा है चार्टर एक्ट 1833। बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि कौन से आपके एक्ट के तहत कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। तो आप सभी को ये पता है कि रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 ईस्वी में जो है इसकी स्थापना हुई है। बच्चा लोग याद रखिएगा, 1774 में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान हुआ था और 74 में ये न्यायालय बन गया था। और इसके पहले न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीश एलिजाह एम्पे थे। याद रखिएगा, ये जो मेन न्यायाधीश हैं वो एलिजाह एम्पे थे। नेक्स्ट देखिए, केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था। केंद्र में द्वैध शासन कौन से अधिनियम के तहत स्थापित हुआ था, आपको ये बताना है। आपके सामने हैं ऑप्शंस, फटाफट दीजिएगा उत्तर। काफ़ी आसान लेकिन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत शासन अधिनियम 1909, भारत शासन अधिनियम या शासन अधिनियम 1919 या शासन अधिनियम 1935 या भारत शासन अधिनियम 1947।
तो बताएंगे बच्चा लोग कौन से अधिनियम के तहत केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना की गई थी। काफ़ी आसान लेकिन महत्वपूर्ण प्रश्न है। निश्चित ही सभी को इसका उत्तर पता है कि ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। 1935 के अधिनियम के तहत केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना किया गया था। नेक्स्ट देखिए, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात पर था। पहला है 8 लाख, दूसरा है 10 लाख, तीसरा है 12 लाख और चौथा है 15 लाख। काफ़ी आसान लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप सभी को इसका उत्तर पता होगा क्योंकि ये विभिन्न एग्जामों में बार बार पूछा गया है। 10 लाख व्यक्तियों पर एक सदस्य का जो है निर्वाचन होगा, आवंटन होगा, ये जो है माना गया था, मानक रखा गया था 10 लाख, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा सर्वप्रथम भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। वो कौन सा आपका निर्वाचित संविधान सभा है जिसके द्वारा सर्वप्रथम भारत के संविधान के निर्माण का प्रस्ताव किया गया था। पहला है साइमन कमीशन, दूसरा है भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा, तीसरा है क्रिप्स मिशन द्वारा, चौथा है ब्रिटिश कैबिनेट डेलीगेशन द्वारा। आपको बताना है कि पहला संविधान सभा कौन सा है जिसके द्वारा प्रथम बार संविधान निर्माण का प्रस्ताव रखा गया है। आपको बताना है क्या वो साइमन कमीशन है, क्या अधिनियम 1935 है, क्या क्रिप्स मिशन है या कैबिनेट मिशन है। बताएंगे, आप लोगों को उत्तर देना है। यहाँ पे दिया कैबिनेट डेलीगेशन, आपको बताना है क्या है। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। क्रिप्स मिशन ने पहली बार भारत के संविधान का निर्माण के लिए प्रस्ताव रखा था या प्रस्ताव किया गया था, हालांकि हमने इसको अस्वीकार कर दिया था। नेक्स्ट देखिए, भारत में उपनिवेश से शासन के संदर्भ में 1883 में इल्बर्ट बिल का उद्देश्य क्या था। भारत में उपनिवेश के शासन के संदर्भ में 1883 में इल्बर्ट बिल जो आया था, इसका क्या उद्देश्य था। आप सभी को इल्बर्ट बिल विवाद पता होगा, रिपन के टाइम पीरियड में आया है इल्बर्ट बिल विवाद। पहला है, जहां तक अदालतों की दांडिक अधिकारिता का संबंध था, भारतीय तथा यूरोपीय लोगों को बराबरी पर रखना। दूसरा, देसी प्रेस की स्वतंत्रता पर कड़ा अंकुश लगाना क्योंकि उसे उपनिवेशी शासकों का विरोध ही समझा जाता था। तीसरा, प्रशासनिक सेवा परीक्षा भारत में करवाना ताकि देसी भारतीयों को उसमें बैठने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। और चौथा, शस्त्र एक्ट में संशोधन कर देसी भारतीयों को शस्त्र रखने की अनुमति देना। सभी को पता है बहुत ही विवादित और चर्चित मुद्दा था ये, इसी की वजह से रिपन और भी ज़्यादा फेमस हो गए। इसमें था कि जो आपके भारतीय न्यायाधीश हैं और जो यूरोपीय न्यायाधीश हैं, उन दोनों को लगभग जो दांडिक यानी कि दंड देने का जो अधिकार है वो समान कर देना, यानी कि भारतीयों का मुकदमा यूरोपीय सुन सकते हैं, यूरोपियों का मुकदमा भारतीय न्यायाधीश सुन सकते हैं। इसी को लेके ये विवाद आया था और ये बिल पास नहीं हो पाया था। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है। राष्ट्रपति को जो अध्यादेश जारी करने की शक्ति है ये कहाँ से प्राप्त हुई थी, कहाँ से प्रेरित है। कह रहा है भारत शासन अधिनियम 1919 द्वारा, दूसरा कह रहा है भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा, तीसरा कह रहा है भारत शासन अधिनियम 1909 द्वारा और चौथा कह रहा है भारत सरकार अधिनियम 1947 द्वारा। आपको बताना है राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति किससे प्रेरित है और ये भी आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और आसान भी होगा। निश्चित ही ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। 1935 जो है भारत शासन अधिनियम, इसी के द्वारा राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति है वो निर्गत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई थी कब। भारत की जो विधान पालिका है ये द्विसदनीय कब बनाई गई थी, आपको ये बताना है। 1892 के भारतीय काउंसिल एक्ट द्वारा या 1909 के भारतीय काउंसिल एक्ट द्वारा या 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा या 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा। बताएंगे बच्चा लोग, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बार बार आयोग के द्वारा पूछा हुआ भी है, लेकिन आसान है कि भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय कब बनाई गई है। तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। 1919 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा भारतीय विधान पालिका को प्रथम बार द्विसदनीय बनाया गया
और केंद्र में द्वैध शासन 1935 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन है जो सत्य नहीं है, क्या है जो सही नहीं है, आपको ये बताना है। पहला, प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की स्थापना। अच्छा, यहाँ पे होना चाहिए था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन 1919 के अधिनियम के बारे में सत्य नहीं है। 1919 के अधिनियम के बारे में कौन सी बात है जो सही नहीं है। पहला कह रहा प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था। दूसरा, मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था। तीसरा, केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायी शक्तियों का हस्तांतरण। और चौथा कह रहा उपरोक्त में से कोई ऐसा नहीं है जो कि गलत हो, यानी कि सभी सही हैं। आपको बताना है कि 1919 के अधिनियम के बारे में कौन सी बात है जो आपका सत्य नहीं है। तो निश्चित ही बच्चा आप सभी को पता होगा कि दूसरा सही नहीं है, क्योंकि मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था 1909 में किया गया है। यहाँ पे दूसरे संप्रदायों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी, इसलिए आपका ये गलत है। बाकी बातें सही हैं, प्रांतों में कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था और केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायी शक्तियों का हस्तांतरण, ये बातें बिल्कुल सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम में भारत में संघीय शासन की व्यवस्था दी थी। आपको बताना है कौन सा एक अधिनियम है जिसने भारत में संघीय शासन की व्यवस्था को दिया है। पहला है भारत सरकार अधिनियम 1909, दूसरा है भारत सरकार अधिनियम 1919 और तीसरा है भारत सरकार अधिनियम 1935 और चौथा है भारत अधिनियम स्वाधीनता अधिनियम 1947। आपको बताना है कौन से अधिनियम से भारत में संघीय शासन की व्यवस्था मिली है। आपको इसका उत्तर देना है, काफ़ी आसान लेकिन इम्पॉर्टेंट प्रश्न है और आप सभी को इसका उत्तर होगा पता। निश्चित ही ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने ही भारत में संघीय शासन की व्यवस्था को दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्य कौन थे। भारत के लिए जो संविधान का प्रारूप तैयार किया गया, इस संविधान सभा के सदस्य को क्या किया गया था, ब्रिटिश संसद द्वारा नामित किया गया था या गवर्नर जनरल द्वारा नामित किया गया था या विभिन्न प्रांतों के विधान सभाओं द्वारा चुना गया था या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा चुना गया था। आपको बताना है भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को कैसे चुना गया, कैसे निर्वाचन किया गया, कैसे नियुक्त किया गया है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट लेकिन आसान है। विभिन्न प्रांतों के विधान सभाओं द्वारा इनको चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस अधिनियम में भारतीयों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया। कौन सा अधिनियम है जिसने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया है, आपको ये बताना है। पहला है चार्टर एक्ट 1833, दूसरा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, तीसरा है इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 और चौथा है चार्टर एक्ट 1853। आपको बताना है कौन सा अधिनियम या एक्ट है जिसने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और आसान भी है, बार बार एग्जाम में आया हुआ है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही है। चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा पहली बार जाति, नस्ल, संप्रदाय, इस तरह रंग के आधार पे भेदभाव नहीं किया जाएगा, ऐसा प्रावधान किया गया और ये एक तरीके से कहिए कि कुछ ही जो है पार्ट था या हिस्सा था या आज़ादी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। B.R. अम्बेडकर, राजेंद्र प्रसाद, C. राजगोपालाचारी या K.M. मुंशी। निश्चित बच्चा लोग इम्पॉर्टेंट है लेकिन बहुत आसान है। आप सभी को पता होगा कि स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, तो आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है, राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यवाहक परिषद के उप सभापति कौन थे। आपको बताना है कि 1946 में जो निर्मित हुआ है अंतरिम सरकार में कार्यपालक परिषद के उप सभापति थे जवाहरलाल नेहरू, S. राधाकृष्णन, C. राजगोपालाचारी या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बताएंगे कौन होगा आपका सही उत्तर। और ये भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट लेकिन आसान प्रश्न है। आपके कार्यपालक परिषद के उप सभापति ऑप्शन नंबर फर्स्ट जवाहरलाल नेहरू थे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? ये भी एग्जाम में बार बार पूछा गया है कि संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अंबेडकर, सच्चिदानंद सिन्हा, राजेंद्र प्रसाद या राधा कृष्णन? फटाफट उत्तर देंगे कि कौन है जो आपके अस्थायी अध्यक्ष हैं संविधान सभा के, और आप सभी को इसका उत्तर है पता कि ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। सच्चिदानंद सिन्हा जो थे ये अस्थायी अध्यक्ष थे संविधान सभा के, और अस्थायी अध्यक्ष आपके राजेंद्र प्रसाद बने थे। तो याद रखिएगा, अस्थायी पूछेगा तो सच्चिदानंद सिन्हा और अस्थायी पूछेगा तो राजेंद्र प्रसाद आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। आपको बताना है कि कौन से अधिनियम के द्वारा अखिल भारतीय यानी कि नेशनल स्तर पर महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया। पहला है भारत सरकार अधिनियम 1935, दूसरा है अगस्त प्रस्ताव 1940, तीसरा है भारत सरकार अधिनियम 1919 और चौथा है कैबिनेट मिशन 1946। तो बताएंगे बच्चा लोग, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान कब शामिल किया गया है? और ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट, आसान और बार बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही है, भारत सरकार अधिनियम 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन है आपको ये बताना है। राजेंद्र प्रसाद, बी.आर. अम्बेडकर, श्री अय्यर या पंडित जवाहरलाल नेहरू? काफ़ी आसान है, रिपीटेड क्वेश्चन है, आप सभी को पता होगा। भारत के संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो निश्चित ही ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही है, राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? क्वेश्चन है, भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? पहला है स्वराज पार्टी ने 1934 में, दूसरा है कांग्रेस पार्टी ने 1936 में, तीसरा है मुस्लिम लीग ने 1942 में और चौथा है सर्वदलीय सम्मेलन 1946 में। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट लेकिन आसान प्रश्न है कि भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सबसे पहले स्वराज पार्टी ने 1934 में प्रस्तुत किया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन संविधान सभा के विषय में सत्य नहीं है? इसमें से कौन सा कथन है जो आपके संविधान सभा के बारे में सही नहीं है? पहला, यह वयस्क मताधिकार पर आधारित था, दूसरा यह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम था, तीसरा यह बहुदलीय निकाय थी, चौथा उसने अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया था। इसमें से कौन सी बात है जो सही नहीं है, आपको वो बताना है। संविधान सभा के विषय में क्या सत्य नहीं है? तो याद रखेंगे आपका जो दूसरा ये सही नहीं है, क्योंकि ये अप्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम था, यह वयस्क मताधिकार पर आधारित था, बहुदलीय निकाय था और इसके लिए अनेक समितियों के माध्यम से कार्य भी किया गया था। केवल और केवल दूसरा सही नहीं है क्योंकि अप्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम था। अगला क्वेश्चन कथन कारण का है और आप लोगों को देना है इसका उत्तर। कथन है, बेबल योजना के अनुसार कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुसलमान सदस्यों की संख्या समान होती थी। दूसरा कह रहा है कारण, बेबल का विचार था कि ऐसी व्यवस्था से भारत का बंटवारा बच जाएगा। क्या कथन कारण दोनों सही है और स्पष्टीकरण भी? क्या कथन कारण दोनों सही है लेकिन स्पष्टीकरण नहीं? क्या कथन सही है, कारण गलत है? क्या कारण सही है और कथन गलत है? बताएंगे बच्चा लोग क्या है जो आपका सही हो जाएगा। क्या बेबल योजना के अनुसार कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान होती थी? क्या इससे बेबल का विचार था कि भारत का विभाजन जो है वो नहीं होगा? तो याद रखेंगे पहला तो बिल्कुल सही है, कथन तो सत्य है लेकिन कारण गलत है। इससे भारत का विभाजन या बंटवारा रुक जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी। भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब की गई? 10 जून 1946, 9 दिसंबर 1946, 26 नवंबर 1949 या 26 दिसंबर 1949? बताएंगे आपका कौन सा है जो सही है। भारतीय संविधान की स्थापना कब की गई थी, आपको ये बताना है और ये भी आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण और इम्पॉर्टेंट है, यानी कि आसान भी है। तो निश्चित ही आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। 9 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान को बनाने हेतु संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? आपको बताना है भारतीय संविधान को बनाने के लिए संविधान सभा के कितने अधिवेशन हुए हैं। विभिन्न एग्जामों में पूछा हुआ छोटा सा प्रश्न है।
कह रहे हैं कि 7 अधिवेशन हुआ, दूसरा ऑप्शन कह रहा है 9 अधिवेशन हुआ, तीसरा कह रहा है 12 अधिवेशन हुआ और चौथा कह रहा है कि 15 अधिवेशन हुए थे। तो बताएंगे संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे भारतीय संविधान को बनाने के लिए, कितनी बार मीटिंग हुई, कितनी बार लोग एक साथ बैठे और डिस्कशन किया संविधान को बनाने को लेकर। तो याद रखिए ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल ही सही है, 12 बार ये अधिवेशन हुआ है और इसके बाद हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात किसने की थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको बताना है संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात कौन कर रहा है? राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू या मौलाना आज़ाद या आपके भीमराव अंबेडकर जी? बताएंगे कौन है जिन्होंने कहा कि वयस्क मताधिकार को 15 वर्षों के लिए स्थगित कर देना चाहिए? तो याद रखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आया है, मौलाना आज़ाद ने ये बात कही थी। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चा लोग, 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियाँ किसको दी गई थी? 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियाँ किसको प्रदान की गई थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेकिन इजी क्वेश्चन। पहला है संघीय विधान पालिका को, दूसरा है प्रांतीय विधान पालिका को, तीसरा है गवर्नर जनरल को और चौथा है प्रांतीय गवर्नर को। बताएंगे बच्चा लोग 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियाँ किसको दी गई थी? निश्चित ही आपका ऑप्शन नंबर जो 3 है ये बिल्कुल सही है, गवर्नर जनरल को ये शक्तियाँ दी गई थी। अवशिष्ट शक्तियाँ गवर्नर जनरल को दी गई थी, ये क्वेश्चन कई बार आया है। छोटे छोटे प्रश्न हैं लेकिन बेहद इंपॉर्टेंट है और ऐसी चीज़ें गलती होती है तो बहुत तकलीफ होता है, इसलिए छोटे क्वेश्चन का प्रैक्टिस भी आप लोगों का होगा और ये काफ़ी फास्ट मोड में चलेगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? आपको बताना है निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? आप लोग ये सवाल कर चुके हैं, रिपीटेड प्रश्न है लेकिन इम्पॉर्टेंट है। BR अम्बेडकर, JB कृपलानी, जवाहरलाल नेहरू या अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर? बताएंगे बच्चा लोग कौन है जो संविधान सभा के संघ संविधान समिति का अध्यक्ष है? और आप सभी को पता होगा कि ये कौन है, निश्चित ही जवाहरलाल नेहरू ही संघ संविधान समिति के अध्यक्ष हैं। प्रांतों की बात होता तब आपके कौन हो जाते? पटेल हो जाते। नेक्स्ट देखिए, 1935 के अधिनियम के तहत कराए गए विधानसभा चुनाव में किस राज्य में कांग्रेस पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त कर पाई थी? 1935 के अधिनियम के तहत 1937 में चुनाव हुए थे, उस दरमियान आपको 11 में से 5 जो प्रांत हैं वहाँ पे कांग्रेस को बहुमत मिली थी, लेकिन कोई ऐसा प्रांत है जहाँ पे कांग्रेस बहुमत नहीं प्राप्त कर पाई थी, वो कौन सा है? मद्रास, बिहार, उड़ीसा और बंगाल में से क्या है जो आपका सही हो जाएगा? तो निश्चित ही ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है, बंगाल में बहुमत नहीं प्राप्त कर पाई थी कांग्रेस। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अंगीकृत किया गया है? भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अंगीकृत किया गया था? पहला है 26 नवंबर 1949 में, दूसरा है 15 अगस्त 1949 को, तीसरा है 2 अक्टूबर 1949 को और चौथा है 25 नवंबर 1949 को। काफ़ी आसान है लेकिन इम्पॉर्टेंट है। आपका सही उत्तर जो है वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही है, 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और अस्थायी अवयव नहीं है? बताएंगे, हमने बहुत सारी चीज़ें भारत शासन अधिनियम 1935 से प्राप्त किया है, लेकिन उससे लिया गया कौन सा है जो अस्थायी अवयव नहीं है, आपको ये बताना है। पहला है देश के लिए लिखित संविधान, दूसरा है विधानमंडल के लिए निर्वाचित एवं जवाबदेह प्रतिनिधि, तीसरा है एक संघ की योजना पर विचार और चौथा है विधानमंडल के लिए सरकारी सदस्यों का संवाचित किया जाना। बताएंगे बच्चा लोग कौन सी बात हमने 1935 के अधिनियम से नहीं लिया है? और ये भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में बार बार पूछा हुआ क्वेश्चन है और इसमें जो आपका आंसर होगा वो होगा आपका आंसर नंबर फर्स्ट, देश के लिए लिखित संविधान ये 1935 के अधिनियम से नहीं लिया गया है। बाकी बातें आपकी बिल्कुल सही है क्योंकि यहाँ से हमने 200 से भी प्लस अधिनियम या अनुच्छेद लिया है।
अगला क्वेश्चन भी बहुत आसान है। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था, कब हुआ था ये बताना है और आपको फटाफट देना है उत्तर कि क्या हो जाएगा जो होगा आपका सही। पहला कह रहा है 26 जनवरी 1950, दूसरा कह रहा है 26 नवंबर 1949, तीसरा कह रहा है 11 फरवरी 1948 और चौथा कह रहा है 26 जनवरी 1949। तो बताएंगे बच्चा लोग क्या होगा जो आपका सही उत्तर होगा। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था, कब हुआ था तैयार पूर्ण रूप से? तो सभी को ये पता है कि 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान पूर्ण रूप से बनकर तैयार हो गया था और इसको हमने पूरी तरह से लागू किया था 26 जनवरी 1950 को, क्योंकि 26 जनवरी को हमने स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाना घोषित कर दिया था या मनाना शुरू कर दिया था। इसीलिए बनकर तैयार होने के बावजूद भी इसके कुछ ही प्रावधान लागू हो पाए थे, पूरी तरह से लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, लेकिन बनकर तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को ही, यानी कि लगभग 1.5 से 2 महीने बाद ये पूरी तरह से लागू हो गया था। नेक्स्ट देखिए, संविधान सभा के सम्मुख संविधान के प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। संविधान सभा के सम्मुख संविधान के प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? पहला है जवाहरलाल नेहरू, दूसरा है भीमराव अंबेडकर, तीसरा है BN राव और चौथा है महात्मा गांधी। बताएंगे बच्चा लोग क्या हो जाएगा जो आपका सही क्वेश्चन मतलब उत्तर है। और ये भी काफ़ी आसान लेकिन इम्पॉर्टेंट है। निश्चित ही सभी को पता है कि प्रस्तावना का प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही है। भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन इनमें से किस में उल्लिखित योजना पर आधारित है? भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन इनमें से किस में उल्लिखित योजना पर आधारित है? पहला कह रहा है मार्ले मिंटो सुधार 1909, दूसरा कह रहा है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919, तीसरा कह रहा है भारत सरकार अधिनियम 1935 और चौथा कह रहा है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो निश्चित ही बच्चा लोग ये भी आपको पता ही होगा केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन कौन से अधिनियम पर आधारित है? ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही। 1935 के अधिनियम से ही हमने बहुत सारी बातों को एक्सेप्ट किया है और ये इसी पर आधारित है। अगला क्वेश्चन देखिए, 1946 के चुनाव के पश्चात मुस्लिम लीग ने किस प्रांत में अपनी सरकार बनाई? 1946 के चुनाव के पश्चात मुस्लिम लीग कौन से प्रांत में अपनी सरकार बनाई थी? पहला है बंगाल, दूसरा है उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, तीसरा है पंजाब और चौथा है बिहार। तो बताएंगे कौन सा है जो आपका सही हो जाएगा। और ये भी आपके लिए है काफ़ी आसान और इसको बताने में आप लोगों को कोई समस्या नहीं होना चाहिए। तो आपका पहला बिल्कुल सही है, बंगाल में ये पूर्ण रूप से जो है सहमत हुई या कहीं कि सफल हुई। पंजाब में इनको गठबंधन करना पड़ा था, जहाँ पे वहाँ की एक स्थानीय जो पार्टी थी उसको ज़्यादा वोट मिला था। निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए? बताएंगे बच्चा लोग किसका सुझाव था कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में समाप्त कर देना चाहिए? पहला है सी राजगोपालाचारी, दूसरा जयप्रकाश नारायण, तीसरा आचार्य कृपलानी और चौथा महात्मा गांधी। काफ़ी इंपॉर्टेंट लेकिन आसान, क्योंकि बार बार आयोग के द्वारा ये पूछा गया है। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। महात्मा गांधी का ये राय था कि आज़ादी के बाद इसको समाप्त कर देना चाहिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा है जो सत्य है? आपको सत्य कथन बताना है। आपके सामने हैं ऑप्शंस। पहला है तृतीय गोलमेज सम्मेलन के विचार विमर्श की परिणति भारत सरकार अधिनियम 1935 के पारित होने के रूप में हुई। दूसरा, भारत सरकार अधिनियम 1935 में ब्रिटिश भारत के और भारतीय रियासतों के संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन के गठन का प्रबंधन किया गया। तीसरा कह रहा है दोनों बातें सही हैं और चौथा कह रहा है कोई भी सही नहीं है। फटाफट दीजिए उत्तर क्या है जो सत्य है। और आप सभी को इसका उत्तर होना चाहिए पता, क्योंकि ये बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है। आपकी दोनों बातें बिल्कुल सही हैं, इसमें आप लोगों को कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन है जो सही है? पहला, भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। दूसरा, राष्ट्रीय ध्वज के बीच में जो चक्र है उसमें एक मतलब जो है 21 तीलियाँ हैं। और तीसरा, राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात 3:4 का है। और चौथा कह रहा है कि उपयुक्त सभी बातें सत्य हैं।
बहुत आसान और आप सभी को पता होगा, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक नॉलेज है, बेसिक जानकारी है, तो निश्चित ही आप लोगों को इसको सॉल्व करने में तो बिल्कुल ही दिक्कत नहीं होगा। आपका केवल और केवल पहला सही है, दूसरा तीसरा सही नहीं है, क्योंकि आपकी 21 नहीं बल्कि 24 तीलियाँ होती हैं, ये तो बिल्कुल रटा हुआ है। और आपको ये अनुपात फटाफट कमेंट कीजिएगा, आपके तिरंगे का अनुपात क्या निर्धारित किया गया है, छोटे एग्जाम्स में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन कथन कारण का है। कथन है भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। कारण कह रहा है इसको एक गृहीत संविधान कहा जाता है। अब आपको बताना है कि क्या कथन कारण की पुष्टि कर रहा है और दोनों बातें सही हैं। दूसरा कह रहा है कि कथन कारण दोनों सही हैं लेकिन पुष्टि नहीं कर रहा। तीसरा कह रहा है कथन सही है परंतु कारण गलत है। और चौथा कह रहा है कथन कारण सही है परंतु कथन गलत है। अब आपको बताना है कि क्या है जो आपका सत्य हो जाएगा। काफ़ी आसान है। भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, बिल्कुल इसमें कोई डाउट नहीं है। और इसको एक गृहीत संविधान कहा जाता है, ये भी सही है। हमने बहुत सारी बातें अलग अलग देश के संविधान से लिया है, इसीलिए इसको गृहीत संविधान कहा जाता है। यानी कि आपका पहला बिल्कुल सही है, दोनों बातें सही हैं और कथन कारण जो है ये कारण कथन की पुष्टि भी कर रहा है। अगला क्वेश्चन, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने अन्य सदस्य थे। आपको बताना है अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति बनाया गया था। डॉक्टर अम्बेडकर के अलावा और कितने लोग थे इस प्रारूप समिति में सदस्य के रूप में, आपको ये बताना है। तो पहला कह रहा है 7, दूसरा कह रहा है 6, तीसरा कह रहा है 5 और चौथा कह रहा है 4। बताएंगे बच्चा लोग क्या होगा सही। डॉक्टर अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने अन्य सदस्य थे, यानी कि ये अध्यक्ष थे, इनके अलावा अन्य कितने थे। तो टोटल थे 7। तो आपका अम्बेडकर जी के अलावा अन्य सदस्य पूछ रहा है तो अन्य हैं 6 और अम्बेडकर को ले लेंगे तो 7, टोटल 7 सदस्य थे। यहाँ पे अम्बेडकर के अलावा अन्य को पूछा है इसलिए हो जाएंगे 6। नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था। ये तो आसान है क्योंकि अभी आपने पढ़ा कि प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे जिसमें अध्यक्ष अम्बेडकर जी थे, उनके अलावा 6 और भी लोग थे और ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन, 1937 के चुनाव के पश्चात यूपी में गठित मंत्रिमंडल में किसको वित्त विभाग दिया गया था। कौन है जो आपके वित्त विभाग जिनको दिया गया है यूपी में 1937 के चुनाव के बाद, आपको ये बताना है, इम्पोर्टेंट है। जी.बी. पंत, के.एन. काटजू, रफ़ी अहमद किदवई या के.एम. मुंशी। बताएंगे क्या होगा सही। 1937 के चुनाव के बाद यूपी में गठित मंत्रिमंडल में किसको वित्त मंत्रालय दिया गया था। तो इसमें आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है, रफ़ी अहमद किदवई। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा ने बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया। प्रारूप समिति का गठन कब किया गया है, जिसके अध्यक्ष हैं बी.आर. अम्बेडकर और इनके अलावा 6 लोग और भी हैं। बताना है आपको, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 13 दिसंबर 1946, 22 जनवरी 1947, 3 जून 1947 या 29 अगस्त 1947। क्या होगा आपका सही उत्तर। बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और आप सभी को पता होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है, 22 जनवरी 1947। भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे। भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे, और ये क्वेश्चन भी कई बार आयोग के द्वारा पूछा गया है। पहला है आपका बी.आर. अम्बेडकर, दूसरा है राजेंद्र प्रसाद, तीसरा है वी.एन. राव और चौथा है के.एम. मुंशी। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, दीजिएगा फटाफट उत्तर। और ये है काफ़ी इंपॉर्टेंट लेकिन आसान। ऑप्शन नंबर जो 3 है बिल्कुल सही है, बी.एन. राव ही संविधान सभा के परामर्शदात्री व्यक्ति हैं। नेक्स्ट, संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था। संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था। ये तो काफ़ी आसान है, बी.आर. अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद या सरदार पटेल। आप सभी को इसका उत्तर पता होगा। प्रांतीय संविधान समिति के जो अध्यक्ष हैं ये आपके सरदार पटेल थे, आपको ये मैं पहले ही बता चुकी हूँ। और केंद्र के जवाहरलाल नेहरू थे। अगला क्वेश्चन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म और मृत्यु कब हुआ है। आपको जन्म और मृत्यु बताना है अंबेडकर जी का। पहले ऑप्शन में है 1886 और 1951। क्या जन्म 86 और मृत्यु 51 में हुआ है। दूसरा है
91 और 56, क्या जन्म 1891 और मृत्यु 1956 में हुआ है। तीसरा है 1870 और 1961 और चौथा है आपका 1879 और आपका 1961। क्या होगा जो आपका सही उत्तर हो जाएगा, फटाफट दीजिएगा उत्तर। और ये भी आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, फटाफट क्या हो जाएगा जो आपका सही हो जाएगा। तो नो डाउट आप सभी को पता होगा 1891 में इनकी जन्म हुई थी और 1956 में जो है इनकी मृत्यु हुई थी, और ये भी आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। 1946 किस वर्ष में जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया। और ये भी काफ़ी आसान है, जन गण मन को हमने राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया है। पहला है 1948, दूसरा है 1949, तीसरा 1950 और चौथा है 1951। क्या होगा जो आपका सही हो जाएगा, किस वर्ष जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया है। और आप सभी को पता है कि हमने कब अपनाया है, 1950। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान पांडुलेखन समिति का निम्न में से कौन सदस्य नहीं था। जो आपका संविधान का पांडुलेखन यानी कि हाथ से जो लिखी जा रही थी उसमें कौन सा व्यक्ति शामिल नहीं था। आप सभी लोगों ने देखा था प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे अंबेडकर जी को लेकर के, उसमें कौन था जो नहीं शामिल था। पहला है मोहम्मद सादुल्लाह, दूसरा है के मुंशी, तीसरा है ए के अय्यर और चौथा है नेहरू। कौन है जो शामिल नहीं थे आपके प्रारूप समिति के सदस्य के रूप में। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है, जवाहरलाल नेहरू नहीं है, के मुंशी भी हैं, अय्यर भी हैं, सादुल्लाह भी हैं, लेकिन जवाहरलाल नेहरू नहीं है। भारतीय संविधान को अपनाया गया था, भारतीय संविधान को किसके द्वारा अपनाया गया, संविधान सभा द्वारा, ब्रिटिश संसद द्वारा, गवर्नर जनरल द्वारा या भारतीय संसद द्वारा। बताएंगे भारत के संविधान को किसके द्वारा अपनाया गया था। अगर आपको प्रस्तावना याद होगा तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल कंफर्म होंगी कि भारतीय संविधान को किसके द्वारा अपनाया गया है, तो संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया था। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान को निर्माण करने में संविधान सभा को कितना समय लगा था। ये तो सबको नींद में भी याद होगा, नींद में भी सही उत्तर बताएंगे कि भारतीय संविधान बनने में कितना समय लगा था। पहला है 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, दूसरा 2 वर्ष 7 माह 23 दिन और तीसरा 2 वर्ष 4 माह 14 दिन और चौथा 3 वर्ष 11 माह 5 दिन। काफ़ी आसान है, बिल्कुल इसमें कोई दमी नहीं है। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में आपका संविधान बनकर तैयार हुआ था, जिसके लिए टोटल 12 बैठकें भी की गई थी। भारत शासन द्वारा राज्य चिन्ह कब से अंगीकृत किया गया। हमने जो राष्ट्रीय चिन्ह अपनाया है वो हमने कब अपनाया है, आपको ये बताना है। पहला 15 अगस्त 1948, दूसरा 2 अक्टूबर 1947, तीसरा 26 जनवरी 1948 और चौथा 26 जनवरी 1950। बताएंगे क्या है आपका सही उत्तर। बहुत इंपॉर्टेंट और बार बार पूछा हुआ क्वेश्चन है ये आयोग के द्वारा। तो ये सभी को पता होगा कि राष्ट्रीय जो या राजकीय चिन्ह है इसको 26 जनवरी 1950 को अंगीकृत किया गया था। नेक्स्ट है एक आपका संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे। झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे संविधान निर्मात्री परिषद में। पहला है सी राजगोपालाचारी, दूसरा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तीसरा है जे.बी. कृपलानी और चौथा है वी.आर. अम्बेडकर। कौन सा है जो आपका सही हो जाएगा, आपको ये बताना है कि झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे संविधान निर्मात्री परिषद में। तो निश्चित ही ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है, राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया। यानी कि भारत को एक संविधान देने का जो प्रस्ताव है ये भारत की संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया है। पहला है 22 जनवरी 1946, दूसरा है 22 जनवरी 1947, तीसरा है 20 फरवरी 1947 और चौथा है 26 जुलाई 1946। बताएंगे भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया है। ये भी काफ़ी आसान लेकिन महत्वपूर्ण प्रश्न है और आप सभी को इसका उत्तर पता होना चाहिए। आपका ऑप्शन नंबर जो 2 है बिल्कुल सही है, 22 जनवरी 1947। आज का आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड में किस पार्टी की सरकार थी। वेरी इजी, वेरी इंपॉर्टेंट, बार बार पूछा हुआ, सभी को पता है।
कांग्रेस, कंजरवेटिव पार्टी या लेबर पार्टी या लिबरल पार्टी। बताएंगे भारत का स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड में कौन से पार्टी की सरकार थी। निश्चित ही सभी को पता है लेबर पार्टी थी और वहाँ के प्रधानमंत्री थे क्लेमेंट एटली। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। आज का आपका अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब बुलाई गई थी। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई है। टोटल 12 बैठकें हुई हैं, जिसमें पहली बैठक कब हुई है 26 जनवरी 1950 को। दूसरा कह रहा है 15 अगस्त 1947 को। तीसरा कह रहा है 9 दिसंबर 1946 को और चौथा कह रहा है 19 नवंबर 1949 को। बताएंगे बच्चा लोग पहली बैठक कब हुई है और लास्ट बैठक कब हुई है, ये दोनों क्वेश्चन बनते हैं। तो आपका पहला बैठक तो 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, सच्चिदानंद सिन्हा ने इसकी अध्यक्षता की थी। और अंतिम बैठक जो हुई थी वो 24 जनवरी 1950 को हुआ था। ये लास्ट बैठक थी जो 12वीं थी। ये सारे चीज़ें क्वेश्चन के रूप में बार बार पूछे गए हैं। 2 वर्ष 11-18 दिन के दरमियान जो समय लगा था, उस दरमियान 12 बैठकें आयोजित की गई थी। पहला और लास्ट एग्जाम में पूछा हुआ है। आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन, भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन कहाँ से हुआ था। और ये मैं बहुत ही अच्छे से समझा चुकी हूँ कि BR अम्बेडकर का निर्वाचन संविधान सभा में कहाँ से हुआ था। पहला पश्चिम बंगाल से, दूसरा मुंबई प्रेसिडेंसी से, तीसरा तत्कालीन मध्य भारत से और चौथा है पंजाब से। सभी को पता होगा कि वो पहले जब नियुक्त हुए थे मुस्लिम लीग की मदद से, वो बंगाल से हुए थे, लेकिन भारत विभाजन के बाद वो क्षेत्र पूर्वी पाकिस्तान में चला गया और इनकी सीट इनके हाथ से निकल गई। और उसके बाद इनको बम्बई से फिर से निर्वाचित किया गया और उसके बाद ये संविधान सभा के काम में अपनी मदद या योगदान करते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित अधिनियम में से किस अधिनियम के तहत बर्मा को भारत से अलग किया गया था। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है। आयोग के द्वारा आपको बताना है कौन से अधिनियम के द्वारा भारत से बर्मा को अलग किया गया था। इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 या इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट 1947। आज का लास्ट प्रश्न और काफ़ी इम्पॉर्टेंट लेकिन आसान प्रश्न, आप सभी को पता होगा कि जो आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत 1937 में आपके बर्मा को भारत से अलग करके अलग जो है देश बना दिया गया था। इस तरह से आज का आपका आखिरी प्रश्न भी समाप्त हुआ। उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत सारे पुरानी चीज़ें जो हैं वो रिवीजन हो गई होंगी और क्लास को करके अच्छा लगा होगा। ऐसे ही कभी कभी हम लोग छोटे छोटे प्रश्नों को लेकर भी उपस्थित होंगे, जिससे आप लोगों के ना छोटे प्रश्न छूटे और ना ही बड़े प्रश्न छूटे। बशर्ते आप लोग मेहनत करिए, अपनी मेहनत को और भी ज़्यादा बढ़ा दीजिए, जो कि आपके लिए हम लोग काफ़ी प्रयास कर रहे हैं। और ऐसी ही उम्मीद आप लोगों से है कि आप लोग भी अपनी तरफ से पूरा बेस्ट एफर्ट देंगे और जल्दी ही आप अपनी लाइफ में सफल होंगे, कैरियर में कोई एक मुकाम हासिल करेंगे। तो आज के लिए इतना ही बचा, लोग फिर मिलेंगे ऐसे ही शानदार प्रश्नों के साथ और छोटे प्रश्न और बड़े प्रश्नों को एक कॉम्बिनेशन के साथ हम लोग बहुत बेहतरीन तरीके से करेंगे तैयारी। बशर्ते आप लोग अपनी मेहनत दिन प्रतिदिन बढ़ाते रहें, तभी कुछ बेहतर हो पाएगा। धन्यवाद आप सभी को। थैंक यू सो मच।